ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शुरू करने जा रहे हैं हम वो शो जो आपको दिन भर की हर बड़ी खबर से अपडेट करता है और एक भी खबर ना छूटने की इस शो में हम गारंटी देते हैं। तो आइए सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर देश भर की नजर टिकी हुई है और वो कौन कौन सी 4 खबरें हैं। पहली खबर, पूरा देश कह रहा है शुभ मंगल शानदार, क्योंकि भारत के शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु कह रहे हैं व्हाट अ राइड। दूसरी खबर जिस पर विस्तार से बात होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे से जुड़ी जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायल और ईरान ऐसे लड़ते हैं जैसे स्कूल के छोटे बच्चे हों। तीसरी खबर आज मातृभूमि में पाकिस्तान से है, जो अमेरिका की चरण वंदना कर रहा है। ट्रंप की गाली पर भी ताली बजा रहा है पाकिस्तान। और आज की चौथी बड़ी खबर, आधे हिंदुस्तान में आए जल प्रलय की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जून बड़ा सैलाबी, बारिश लाई है बर्बादी। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आज देश के लिए दिन ऐतिहासिक है। देश का लाल शुभांशु शुक्ला 41 साल बाद अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुआ। अमेरिका में फ्लोरिडा के नासा केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से दोपहर 12:01 पर अंतरिक्ष के लिए शुभांशु शुक्ला ने उड़ान भरी है। शुभांशु इस मिशन के पायलट भी हैं। शुभांशु का यह मिशन 14 दिन का है। बेटे शुभांशु को अंतरिक्ष मिशन पर जाते देख परिवार भावुक हुआ, माता पिता की आंखें भर आईं। और जैसे ही स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी शुभांशु ने, परिवार खुशी से झूम उठा। ये डांस करती तस्वीरें परिवार की खुशी का इजहार कर गईं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, माता पिता देख रहे थे सीधी तस्वीरें जिस वक्त एक्सियम 4 मिशन अंतरिक्ष के लिए रवाना हो रहा था। उस वक्त सभी की सांसें अटकी हुई थी। कई बार टाले जाने के बाद आज आखिरकार 12:01 पर वो घड़ी आई जब एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा के लिए रवाना हुए। तो कल 4:32 पर शुभांशु शुक्ला का जो कैप्सूल है वो आईएसएस से जुड़ जाएगा जाकर, और उसके बाद आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने के दौरान इस मिशन के पायलट शुभांशु शुक्ला का एक संदेश भी आ गया है, वो आपको सुना देते हैं। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला को उनके सफर के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके लिखा है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं। तो शुभांशु शुक्ला समेत कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं एक्सियम 4 मिशन के तहत, जो कल 4:32 पर आईएसएस पहुंच जाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी से परेशान आकर आत्महत्या कर ली। रोहतक के मगन उर्फ अजय ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मगन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर पैसे के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाकर चले गए हैं। मगन ने वीडियो में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी दिव्या और एक पुलिसकर्मी बॉयफ्रेंड उसका, जिसका नाम दीपक है, उन्हीं पर हत्या कर जमीन बेचने पिता की और फिर उस पैसे को प्रेमी के प्रमोशन के लिए देने का दबाव बना रहे थे। दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में भी वीडियो शूट किया, अपने पति को यह वीडियो भेजा
जिसके बाद अजय ने खेत में पेड़ से लटककर फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी। मैं मगन अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। लड़की है ना, गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो अपने आप को साफ साबित कर सकती है और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कभी है ना आदमी के लिए भी कुछ करके देखना बहन। मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से, तो मेरे को क्या बचा, अब मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और अब मातृभूमि में दिन की अगली बड़ी खबर पंजाब से आई है, जहां विजिलेंस की टीम ने आज बड़ा एक्शन लिया है। पंजाब में इसी विजिलेंस के एक्शन के बाद सियासी तकरार शुरू हो गई है। दरअसल पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस टीम ने आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी अमृतसर में हुई है। आज सुबह विजिलेंस की टीम अमृतसर स्थित बिक्रम मजीठिया के ग्रीन एवेन्यू वाले घर पर पहुंची। विजिलेंस के एसएसपी लखबीर सिंह की अगुवाई में यह टीम मजीठिया के घर गई, वहां जाकर छापेमारी की और मजीठिया को गिरफ्तार किया। बिक्रम मजीठिया ने एक वीडियो जारी किया है। अपनी गिरफ्तारी को लेकर मजीठिया की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही इस गिरफ्तारी के दौरान मजीठिया अधिकारियों के साथ बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मजीठिया के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि विजिलेंस के अधिकारी जबरदस्ती मजीठिया के घर में घुस गए, धक्का मुक्की की। मजीठिया पंजाब की भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान सरकार और अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट का नतीजा है। तो गिरफ्तारी के बाद बिक्रम मजीठिया ने एक वीडियो जारी कर पंजाब सरकार पर उनके खुद के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए। भगवंत मान दी केजरीवाल दी बौखलाहट मैनू चुप कराउण दी, ओपोजिशन के लीडर्स नूं चुप कराउण दी, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नूं मिली। अज मेरे ते कल रात नूं विजिलेंस का परचा दर्ज किया। अज एक इंद्रपाल नाम के DSP जिहड़े आपदे वल्लों कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, 50 तो वध बंदे लैके श्री अमृतसर साहब जिथे असीं सीगे गृह विखे उत्थे धावा बोलिया। मैं लोगों नूं मिल रहा सी सवेरे, धक्के नाल मार मार ठुड्डे अंदर वड़े आ। हाँ, उस तो बाद जब इत्थे माहौल इस गल ते लोगों ने एतराज किया कि यह की तरीका है, तुसीं कानून नूं असीं सबमिट करदे, मगर कानून दीयां धज्जियां उड़ाउंदे उन्हां नूं फोन आ रहे सी पिछों भगवंत मान दे या केजरीवाल दे पिछों यस सर करदे सी। और जिवें NDPS के परचे 'च सरकार फेल हुई, मैं तुहानूं कहा सी निकम्मा परचा करन, और DA का परचा निकम्मा ही है। और सिर्फ इसलिए है कि चुप कराओ ओपोजिशन नहीं चुप करूगी। पंजाब के लोग जागण, तगड़े होकर लड़ाई लड़न, और मैं तुहानूं अज दसदा बड़े झूठ दसे जाने। बिक्रम मजीठिया के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी, ये जारी रहेगी। जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर
प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। इजरायल और ईरान के बीच जंग के 12वें दिन यानी मंगलवार को सीजफायर हो गया। दोनों देशों ने इसकी पुष्टि कर दी और साथ ही इस जंग में अपनी अपनी जीत का दावा भी हर तरफ से कर दिया गया। लेकिन युद्ध विराम के एक दिन के भीतर ही फिर से इंतकाम शुरू हो गया है। दोनों ही देश यानी ईरान और इजरायल दावा कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से उन पर हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ईरान के खिलाफ इजरायल ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं और हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो दोनों देशों की तरफ से दावा किया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सीजफायर नाम का है या फिर सीजफायर वाकई काम का है, ये तो सवाल बड़ा हो गया है। इजरायल आरोप लगा रहा है कि बीती रात ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ईरान भी पलटवार कर रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के ड्रोन मार गिराए हैं। इजरायल कह रहा है कि ईरान की तरफ से ड्रोन हमले जारी हैं। ईरान कह रहा है उन्होंने मुसाद के 6 जासूस पकड़े हैं। और अब सवाल यह भी है कि जिस मकसद के लिए यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए यह युद्ध इजरायल की तरफ से शुरू किया गया था, क्या वो मकसद इजरायल ने हासिल कर लिया? यह सवाल बड़ा है। खुद इजरायली मीडिया यह दावा कर रही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, और दूसरी ओर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कर रहा है ईरान ने कुछ महीने के लिए ही परमाणु कार्यक्रम फिलहाल टाला है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करेगा। तो अब सवाल ये कि आखिर इस जंग से हासिल हुआ क्या? भारत में इजरायल के राजदूत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। एबीपी न्यूज से बातचीत में इजरायल के राजदूत रुबेन अजार युद्ध के जरिए हमने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, ये दावा कर रहे हैं। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम फिर अगर शुरू किया तो हम जवाब देंगे, ये भी रुबेन अजार की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इजरायल जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है। इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि परमाणु क्षमता ईरान की खत्म की है उसने, जाहिर सी बात है अमेरिका के सहारे, और साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि अगर फिर से ईरान इस तरीके की कोई हरकत करेगा तो फिर ईरान को सबक सिखाने में इजरायल पीछे नहीं हटेगा। भारत में इजरायल के राजदूत का ये बड़ा बयान सुनाते हैं आपको। Scientists that could continue enriching uranium, it doesn't mean that they are months from building the bomb. I think that it will take them much more. And actually, if they renew those efforts and again build an imminent threat, the world already knows that Israel is capable of taking action against them. We hit the criminal group that was assembling that bomb. We took out essential facilities like the conversion facility in Isfahan. We hit the main factories of centrifuges in Natanz and Fordo. So although the Iranians might have stockpiles here and there, or some scientists that could continue enriching uranium, it doesn't mean that they are months from building the bomb. I think that it will take them much more. And actually, if they renew those efforts and again build an imminent threat, the world already knows that Israel is capable of taking action against them. उधर इजरायल और ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से एक नया बयान दे दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जैसे स्कूल में छोटे बच्चे लड़ते हैं, ईरान इजरायल वैसे ही लड़ रहे हैं। उन्हें 2-3 मिनट लड़ने के लिए छोड़ दो और फिर वो अपने आप शांत हो जाते हैं। तो लीजिए, दुनिया के 2 देशों को डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो स्कूल के छोटे बच्चे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं, 2-3 मिनट के लिए उन्हें लड़ने के लिए छोड़ दो। यही हाल इजरायल और ईरान का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल इजरायल ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान खुद कर चुके हैं। हालांकि इसके ठीक उलट ट्रंप की बातों को ना ही इजरायल ने गंभीरता से लिया, ना ही ईरान ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया।
सीज फायर के ऐलान के बाद भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे हैं और इसके बाद मीडिया के सामने ही ट्रंप का गुस्सा भी फूटा था। गुस्से में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द भी कह डाले थे, जिस पर पाकिस्तान से प्रतिक्रिया आ रही है। सुनिए। अमन का जो नोबेल इनाम हासिल करना चाहते हैं, जबकि ये एक ट्रैप है। ठीक है। अमन का नोबेल इनाम लेने की ख्वाहिश लोगों के सामने जाहिर करना, ये उसका एक ट्रैप है। अच्छा। अगर इतना ही वो ख्वाहिशमंद था, तो जब गजा नोबेल का इनाम का इतना ही ख्वाहिशमंद है और वो हासिल करना चाहता, तो जब गजा के अंदर इतने लोग मर रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल हर चीज खत्म कर दी गई, फलस्तीनियों को का कत्लेआम किया गया, तो तब ये इसको अमन का नोबेल इनाम नहीं चाहिए था। उसकी दो रीजन है। उसकी एक वजह तो ये है कि जब इसने अटैक किया वहाँ पे, और वहाँ पे जो इसकी सोच ये थी कि मैंने तबाह कर दिया, लेकिन जब इंटरनेशनल एजेंसियों ने वहाँ पे आके रिसर्च की, तहकीक की, उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई ताबकारी फैली नहीं है, यहाँ पे कोई ताबकारी मवाद फटा ही नहीं है, कोई किसी किस्म की रेडिएशन हुई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो यहाँ से मूव कर लिया गया हथियारों को, फिर बहुत नीचे या बहुत नीचे है और अमेरिका उनको तबाह कर नहीं सका। ठीक है ना, तो उन्होंने इस अपनी नाकामी को एक्सेप्ट कर लिया। और वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 रणनीतिक फैसले लिए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या घटाना शामिल था। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत करने को बेताब है और इसीलिए वो सऊदी अरब से गुहार लगा रहा है। सऊदी अरब के युवराज को शहबाज शरीफ ने फोन किया है। सार्थक बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार है। शहबाज शरीफ ने ये संदेशा सऊदी अरब के जरिए भारत पहुंचाने की कोशिश की है। जल समझौते सहित कई मुद्दों पर चर्चा की इच्छा पाकिस्तान की तरफ से जताई गई है। मातृभूमि में अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होगी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2026 से ही साल में 2 बार होगी। पहला चरण फरवरी में, दूसरा चरण मई में होगा। सीबीएसई ने परीक्षा मानकों को मंजूरी दी। परीक्षा के पहले चरण में हिस्सा लेना जरूरी, परीक्षा का दूसरा चरण वैकल्पिक होगा। तो छात्रों के पास ऑप्शन होगा 2 बार 10th बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। सीबीएसई बोर्ड में जो छात्र अपियर करेंगे, पहला राउंड जो होगा 10th बोर्ड का वो फरवरी के महीने में होगा, वो सभी को देना होगा और उसके बाद मई में दूसरी बार भी बोर्ड की परीक्षा करवाई जाएगी जो वैकल्पिक होगी। छात्र अगर चाहेंगे तो वो दे सकेंगे एग्जाम। मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बात जरा मौसम के मिजाज की अब हम करने जा रहे हैं। राजस्थान में मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। जरा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजस्थान के बूंदी की तस्वीरें हैं। यहाँ ये घोड़ा पछाड़ नदी है और इस नदी में फिलहाल सैलाब, जिसमें 2 लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ पहुंची। इस दौरान मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद इन दोनों को सैलाब के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए किस तरीके से ये 2 लोग जो पानी में फंसे हुए थे, इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, बारिश की मार, बाढ़ से हाल बेहाल। राजस्थान के बाद आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर भी देखिए लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में परेशानी लोगों की बढ़ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से यहां हालात बेहद खराब हैं। कुल्लू के गड़सा घाटी में बादल फट गया, इलाके में भीषण बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव में पेड़ पौधे सब कुछ बहते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह सड़कें पानी में धंस गई। हालत देखिए जरा कैसे ये जल प्रलय की सी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। पानी अपने साथ बर्बादी लेकर फैलता जा रहा है।
और उत्तर भारत से अब मैं आपको दक्षिण भारत लेकर चलूंगी। केरल से खबर आ रही है, वायनाड में बादल फटा है। इसके बाद यहां भारी बारिश हुई है और साथ ही भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। मुंडकई इलाका है, यहां बादल फटा है और इसके साथ मूसलाधार बारिश। अचानक बारिश के चलते नदी का बहाव बेहद तेज हो गया। गंभीर हालात को देखते हुए प्रशासन ने फौरन ही मौके पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम को भेजा है और साथ ही आम लोगों से इलाके से दूर रहने की भी अपील की गई है। तो बादल फटा है केरल के वायनाड में, जिसके बाद तेज बारिश और ये सैलाब। मौसम की मार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर तरफ भारत में पड़ती हुई नजर आ रही है। और मानसून के इस मौसम में बारिश, बाढ़, जल प्रलय, यही जून का सैलाबी हाल है। तो वायनाड के ही चूरलमाला में भारी बारिश और इसके साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। भारी बारिश के चलते यहां भूस्खलन हो गया है। नदी रौद्र रूप लेकर बह रही है। ये अट्टामाला सड़क और इस पर पानी भर गया। यहां बहने वाली नदी उफान पर है। इलाके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहां वायनाड में कुछ ऐसे इलाके जहां खतरा ज्यादा है और इसी वजह से उन इलाकों से लोगों को अब सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब ये गुजरात का हाल आपको दिखाते हैं। गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हाल बेहाल है। खासतौर से दक्षिण गुजरात वाला इलाका, तापी के सोनगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार बारिश की वजह से यहाँ दोसवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये दोसवाड़ा बांध की तस्वीरें थी। बांध से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसके बाद नदी किनारे बसे 10 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की अपील की गई है। तो देश के बाकी हिस्सों में बाढ़ बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते चलते हैं। जून का महीना खत्म होने को है। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ देश के कई राज्यों में कुदरत के क्रोध काल की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक भारी बारिश हो रही है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। अचानक आए जल सैलाब में एक शख्स फंस गया। करीब 1 घंटे तक शख्स पानी में फंसा रहा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। देश के कई और राज्य, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। पहाड़ों के दरकने की वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। जम्मू में देर रात भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते चले गए। सुबह होते ही तवी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पहाड़ों से अचानक पानी का सैलाब आया। इसी दौरान एक शख्स नदी की तेज धार में फंस गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि आसपास खड़े लोग रेस्क्यू की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और तवी नदी में फंसे शख्स को निकाल लिया गया। तवी नदी में रेत और बालू लेने के लिए कुछ शख्स और कुछ जानवर आए थे, लेकिन अचानक इस तवी नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में कुछ घोड़े जो हैं वो इस पानी में बह गए और ये शख्स जो है वो यहाँ तवी नदी के जो एक पिलर के नीचे फंस गया। करीब 1.5 घंटे बाद इस ऑपरेशन को पूरा किया गया और एसडीआरएफ के जवानों ने बखूबी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यहाँ पर 1.5 घंटे से फंसे, तेज बहाव में फंसे एक शख्स को निकाल लिया गया है। जम्मू के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही बादल फटने से कई इलाकों में तबाही का मंजर है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। राजौरी में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हैं। जम्मू के बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल के लाहौल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाहौल स्पीति में हादसे में घायल एक शख्स को अस्थायी पुल के रास्ते अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी अचानक से पानी का सैलाब आ गया। देखते ही देखते पुल पर मौजूद कुछ लोग पानी की चपेट में आ गए। घायल शख्स को पुल पार कराते वक्त कुछ लोग नदी में गिर गए और पानी की धारा में बहते चले गए। उत्तर के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में भी
बारिश का तांडव है। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद तबाही का आलम है। पश्चिमी घाट के कई इलाके जलमग्न हैं। पानी का क्रोध ऐसा है कि मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। केवल रिहायशी इलाके ही नहीं, बल्कि मंदिर भी बाढ़ की चपेट में हैं। उफनती मालाप्रभा नदी के पानी ने शिव मंदिर में दस्तक दे दी। मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया है। हल्द्वानी में लगातार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते एक कार नहर में बह गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों का इलाज जारी है। कार में 7 लोग सवार थे। नहर में अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये हादसा हुआ। पहाड़ों पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राजमार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। एहतियात के तौर पर लोगों को रोका गया। लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू टीम मलबा हटाने के लिए पहुंची। बादलों ने जब बरसना शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं लिया। बारिश की शक्ल में आसमान से मानो आफत बरसी। पिछले 24 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और गाड़ियां तो जैसे पानी में तैरने लगीं। तस्वीरें देख सकते हो, हर जगह पर पानी ही पानी। इस प्रकार की तस्वीरों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थीं, वो तो आधे से ज्यादा डूब गई थीं। गाड़ियों की केवल छत ही नजर आ रही थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे गाड़ियां सड़कों पर नहीं, बल्कि किसी नदी पर खड़ी हैं। पूरा का पूरा शहर बाढ़ में डूबा नजर आया। पानी से भरी सड़कों में लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं, तो कुछ लोग छाता लेकर पानी से भरी सड़कों को पार करते दिखे। क्योंकि तेज बारिश से निचले इलाकों में जो रेस्टोरेंट चल रहे थे, वहां इतना पानी भर गया कि रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने के लिए रखी गई कुर्सियां पूरी की पूरी डूब गईं। रेस्टोरेंट तो पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। जो लोग रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे, वो लोग तो वहीं फंस गए। इस दौरान एक शख्स जो रेस्टोरेंट के अंदर था, वो अपने सामान को पानी से बचाता दिखा। सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर ही नहीं, बाहर सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा था। वहीं गरज चमक के साथ इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि सड़क पर खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आधे आधे डूब गए। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा जैसे वो सड़क नहीं बल्कि नहर हो। ज्यादा पानी होने की वजह से वहां से जाने वाली कई गाड़ियां बंद हो गईं। तो देख रहे थे आप किस तरीके से कुदरत का प्रहार है, हर तरफ हाहाकार है। दिल्ली के नेहा मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी तौफीक को उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस की टीम ने तौफीक को उत्तर प्रदेश के रामपुर से अब गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तौफीक ने नेहा के मर्डर की बात कबूल ली है। साथ ही तौफीक ने बताया कि वो और नेहा लंबे समय से दोस्त थे, लेकिन कुछ दिन से नेहा तौफीक को नजरअंदाज कर रही थी। तौफीक ने बताया नेहा ने तौफीक से बात करना बंद कर दिया था। तौफीक को शक था कि नेहा किसी और से प्यार कर रही है शायद, इसीलिए तौफीक बुरके में नेहा के घर पहुंचा और छत पर जाकर नेहा जब वहां पर पानी की टंकी देखने के लिए पहुंची तो नेहा को छत से धक्का देकर उसकी जान ले ली। दिल्ली के ज्योति नगर में मासूम नेहा की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी तौफीक यूपी के रामपुर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार अभी भी सदमे में है। उनके पिता राजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, पुलिस ने इस मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे आप? मुझे जाना है, टाइम हो रहा मेरा। देखो, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे? प्रूफ चाहिए कि भी हाँ हो चुका है। जो भी हमारे को भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो टेंशन तो है ही। आपकी क्या मांग है कि फिलहाल अभी पुलिस की कस्टडी में है, क्या मांग कर रहे हैं कि उसको उम्र कैद हो, फांसी हो, क्या हो? मतलब फांसी हो, इनकाउंटर जैसे एकदम इनकाउंटर हो जी, तड़प तड़प के मारे जैसे मेरी बेटी मरी है। आपके आंखों में अभी भी आंसू है, बेटी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, एक पिता हैं जिन्होंने अपनी
बेटी को खोया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आज नेहा हमारे बीच में नहीं है और तब परिवार है। देखिए, ये उनकी बड़ी बहन मीनाक्षी हैं, ये उनकी माँ हैं। तमाम लोग गमगीन हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी तो जरूर कर ली है, लेकिन उनकी मांग क्या है? मीनाक्षी उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, उससे बातचीत करती थी। मीनाक्षी, क्या कहेंगी? आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मैं चाहती हूँ उसको फांसी हो, हमारी आंखों के सामने हो। मैं खुद देखना चाहती हूँ उन्हीं आंखों से उसे तड़पता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहन को देखा, वो बहुत तड़प रही थी, वो चिल्ला रही थी दर्द में। मीनाक्षी, कभी पता नहीं चला कि लगातार वो परेशान कर रहा था, तो आप लोगों ने उसे डांटा हो? मेरे को कुछ दिनों पहले पता चला था मम्मी से कि वो ऐसे बोला शादी के लिए, उसको धमकी दे रहा, पर कभी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर देगा, मेरी बहन को मार देगा। क्या मांग करती हैं कि क्या हो, उसको किस तरह की सख्त सजा मिले? मैं चाहती हूँ उसको फांसी हो और जितनी सजा दे सख्त से सख्त, जितना दर्द मेरी बहन ने सहा उससे ज्यादा वो दर्द सहे। इतनी आसानी से फांसी ना, उसको जितना दर्द मेरी बहन ने सहा ना उससे ज्यादा उसको दर्द मिले, तब उसको फांसी हो, या सीधा उसको गोली मार दो। सिर्फ इतना ही चाहती हूँ मैं। अब बिना अपनी आंखें बंद करूँ ना तो मेरी बहन दिख रही कि वो कैसे पड़ी हुई थी। माताजी, अरेस्टिंग हो गई है, क्या मांग है अब? यही मांग है मेरी, बस उसको सीधी फांसी और गोली मार दें उसको बस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर पर निशाना साध दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए देश पहले है, लेकिन चंद लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी पहले और देश बाद में। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हमारे लिए देश फर्स्ट। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी पर निशाना साधा है उन्होंने, ये कहते हुए कि कुछ लोग कहते हैं मोदी पहले। जिसको जो लिखना आता है वो वैसा लिखेंगे, उसके बारे में हम अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहते या उसमें हमारा दिमाग लगाना नहीं चाहते। हमारा एक ही टारगेट है, देश में यूनिटी रहो, देश की सुरक्षा रहे और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। पहले भी हम लड़े हैं, आगे भी हम लड़ेंगे। किसी के बात के ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शशि थरूर की तरफ से पलटवार किया गया है। शशि थरूर कह रहे हैं, उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं। ये थरूर का पलटवार माना जा रहा है कांग्रेस पर। तो सोशल मीडिया पर शशि थरूर की तरफ से यह पोस्ट किया गया है और इसमें एक पंछी दिखाया गया है और साथ ही लिखा गया है, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई। उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, तुम्हारे पंख हैं और आसमान तुम्हारा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।